हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसी के रिगार्ड में मैं आज आपको चैप्टर 1 से 1 शॉट देना प्रारंभ करता हूं और कंटिन्यू मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिसमें हर चैप्टर का एक 1 शॉट होगा, एक समरी होगी जिसमें अभी तक के बोर्ड में आए हुए प्रश्नों का संग्रह होगा और संभावित प्रश्न होंगे जिस जैसा हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो चलते हैं बेटा, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए आज स्टूडेंट्स, आज मैं वास्तविक संख्याएं जो कि आपका सिलेबस में पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का 1 शॉट दे रहा हूं और जिसमें आप वीडियो में बने रहिए तो अंत तक उस तरह के सभी प्रश्न सीख जाएंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न का मासापा ज्ञात करो। तो देखो बेटा, मासापा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं जो पिछली क्लास में भी आपने सीखी होंगी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो बेटा, बड़े से बड़ा जो फैक्टर हो वह भाग विधि से आसानी से कम हमको वर्क करने पर हो जाता है। तो देखो बेटा, हम पहले एक आपको अभाज्य गुणनखंड से भी दिखाते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। से अभाज्य गुणनखंड से देखो, जैसे बेटा 135 का फैक्टर किया तो 135 का फैक्टर किया, 3 से काटा, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 3 एकन 3, ठीक है बेटा। तो ये मैंने फैक्टर कर लिए, ये सबको फैक्टर आते होंगे। 225 का किया तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 यहाँ 25 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं 135 को 3 3 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। 225 को लिख सकते हैं 3 3 इंटू 5 इंटू 5। बात करते हैं मासापा की। मासापा महत्तम समापन, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ी पावर, देखो 5 दोनों में है और ये 3 3 दोनों में है, तो ये 3 3 2 बार है, एक देखो एक बार इसमें एक बार इसमें जोड़ा, और ये 5 एक बार है दोनों में। तो इसका ये हो गया 45। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। बाकी भाग विधि को देख लीजिएगा बेटा। भाग विधि को दोनों में जो छोटी राशि हो उसका बड़ी राशि में भाग करते हैं। तो देखो, और जब तक करते रहते हैं, क्रम हमारा बदलता रहेगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 135 को एक बार किया तो 135 2 बार भाग जाए, भाग में यहाँ घटाते हैं तो यहाँ आपका 0 बच गया, यहाँ आपका 9 बच गया। अब जैसे ये आया तो अब ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा 135, इसमें मैंने भाग दिया, ये भी एक बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो 45 बचेगा। अब आप इस 90 को इधर ले जाइए तो ये 2 बार चला गया, 45 दूनी 90, यहाँ आपका 0 आ गया। तो मैंने कहा जब शेषफल 0 आया तब इसका लिखने का जो प्रकार हो गया वो हो गया 225 का जब फैक्टर किया तो आपने पाया 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 प्लस 90, ठीक है बेटा। फिर आपने 135 का फैक्टर किया तो ये आया 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर आपने 90 का फैक्टर किया तो 90 का आया 45 इंटू 2 और प्लस 0। जैसे ही 0 आ गया, देखिए बेटा ये हमारा यही तो आया, तो ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा। कितना आ गया, 45। कहने का अर्थ ये है कि अभाज्य गुणनखंड में जब हम इस तरह करें तो जिस राशि पर शेषफल 0 आ जाए वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ इसमें करते हैं। देखो बेटा 196 छोटी राशि है, इसको डिवाइड करेंगे 38 220। तो देखो बेटा पहले एक बार जाएगा तो 196, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ रह गए 7, 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ रह गया आपका 1, 2 का उतारा ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखो 9 बार जाना चाहिए तो 9 छक्के 54, 5 9 में 81, 5 86, हासिल लगा 8 9 का 9 8 17।
12 में से 4 गया तो 8 बचा और यहाँ पे रह गया 7, तो 17, सॉरी यहाँ रह गया 5, 15, 15 में से 6 गया 9 बचा और ये 98 उतारा लिया 0 का, तो अब ये भाग जाएगा 5 बार। 5 छक्का 30, 3 45, 3 48, 4 5 1 5 4 9। तो देखो बेटा ये पूरा जैसे यहाँ पर बेटा ये शेषफल बच रहा था, यहाँ शेषफल कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा भाग चला गया। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38,220 को मेरा भाग जो गया 196 से भाग दिया, कितने बार गया 195 बार और प्लस 0। तो फाइनली देखिए बेटा हमारा जो पूरा पूरा इससे भाग चला गया, जैसे यहाँ देखो इससे भाग चला गया था, तो ये आपका क्या हो गया HCF मासापा हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 196। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही समझ में आया होगा और मैंने कहा वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में देंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें इन्होंने कहा है कि यदि HCF ऑफ 225 और 60 का दिया हुआ 225 × 5 - 10x, तो x का मान पूछा है, साथ में ही पूछा है 225 और 60 का एलसीएम भी ज्ञात करो। तो देखो बेटा यहाँ पर एक तो मुझे पहले इसका HCF इसके बराबर लिखना है, तो 225 और 60 एलसीएम लेने को HCF निकालने का मैंने आपको एक तरीका ये बताया था। तो देखो बेटा ये 60 और 225 है, तो 60 3 बार 180 हो गया माइनस, देखो बेटा 5 बचा और 12 में से 8 गया तो 4 बचा। अब आपको लिखना है 60 को यहाँ लिखना है, तो देखो 45 एकन 45, यहाँ 15 है। अब ये 45 यहाँ लिखना है, तो 15 तियाँ 45। जैसे ही शेषफल 0 हो जाए तो जो गुणांक आता है वह HCF होता है। ठीक है बेटा, HCF आपका कितना हो गया 15 है और मुझे इसी HCF के बराबर ये मान रखा है। तो देखो बेटा 15 बराबर 225 × 5 - 10x। 10x को इधर ले आइए, 10x इज इक्वल, इनका गुणा कर दो, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 से 11, ये 15 इधर जाएगा माइनस, तो आपका 10x बराबर हो गया 1110। तो x बराबर हो गया 111, मतलब 1110/10, तो x बराबर कितना आ गया 111। अब साथ में पूछा है बेटा लासापा। अब देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे लासापा निकालना है एलसीएम, तो आप जैसे 225, 60 दोनों का साथ साथ फैक्टर करो। 2 से काटा 225 नहीं कटेगा, यह 30 हो गया। यहाँ देखो ये नहीं कटेगा, ये 15 हो गया। अब 3 से काटिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 3 25 5। अब ये 5 से काटिएगा, 5 पंचे 5 एकन और 5 एकन, तो लासापा आपका हो गया। इनका गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 पंचे 180, तो ये 900 हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा। अभी मैं आपको एक प्रोसेस, ये आपका क्या हो गया 900 एलसीएम हो गया। एलसीएम ये आपने एक साथ गुणनखंड किए। अब एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि आप HCF फैक्टर से निकाल सकते हो, तो जैसे बेटा मैंने 60 का फैक्टर किया, तो आप अभाज्य गुणनखंड इस तरह कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, 15 और 3 और 5, ठीक। फिर आपने करना है 225 का, तो देखो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 25 5, 5 एकन 5। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे अभाज्य गुणनखंड से यहाँ मैंने क्या किया, जैसे ये एलसीएम लेने का तरीका दोनों को साथ साथ 2 3 जो भी हो उनको साथ साथ करके फैक्टर करो। HCF में हम अलग अलग करते हैं। अब एक ही प्रकार का गुणनखंड करने से दोनों बातें निकलना है। तो देखो 60 को हम लिख सकते हैं 2 2 3 और 5, ठीक है। और 225 को लिख सकते हैं 3 3 5 और 5, ठीक। तो यदि इस तरह फैक्टर कर लिए जाए तो बात करें HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, देखो बेटा एक 3 आपका दोनों में है, ठीक, एक 5 आपका दोनों में, तो 3 × 5 हो गया 15। अब बात आती है इसी फैक्टर से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, हाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
आप देखो लोएस्ट कॉमन, जैसे एक तो आप एक साथ कर सकते, अगर आपने इस तरह फैक्टर किए हैं तो सबसे पहले कॉमन वाले लिख लो। देखो 3 और 5 ये कॉमन है, इनको मैंने नोट कर लिया। उसके बाद जितने अवयव बचे सारे लिख लो। 2 गुणे 2 बचा है, 2 इंटू 2 बचा है, फिर 3 बचा है, और फिर एक ये 5 बचा है। चेक कर लो बेटा, देखो 3 × 5 = 15, 2 × 30, 2 × 60, 6 × 3 = 18, कितना हो गया 180, 18 × 5 = 90, तो 900 हो गया। सिंपल है। जैसे देखो बेटा 5 × 15, 2 × 30, 2 × 60 और 5 × 15, 15 × 6 = 90, 900 हो गया। कुल मिला के यदि आप जैसे भाग विधि ना करें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात पूछी हो, तो इस तरह अगर अलग अलग गुणनखंड कर लिए तो अलग अलग गुणनखंडों में जो कॉमन पोर्शन उनको लिख दो, वह हो गया आपका एचसीएफ। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद, जैसे ये कॉमन देखो लिखा है, इसके बाद जितने एलिमेंट बचे हैं, जितने फैक्टर बचे हैं, उन सबको लिख दो, सभी का गुणनफल एलसीएम होता है। तो यहाँ इसी प्रकार से दोनों बातें हम निकाल सकते हैं। इसको नोट करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। देखिए बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इससे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो बेटा यहाँ पे 3 शेष पूछ दिया है। यह कह सकते हैं जो जिसको इनसे विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। शेषफल 1 बचता, 2 बचता, 3 बचता, 5 बचता, कुछ भी शेष पूछ सकते हैं, या पूर्णतः विभाजित हो जाता सकती। तो शब्द दिया वह छोटी से छोटी, तो आपको ध्यान है छोटी से छोटी जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि लासापा निकालना है। तो आपको क्या करना है, 35, 56 और 91 का क्या लेंगे, लासापा। तो देखिए बेटा ये 2 से पहले कटेगा, 35 तो कटेगा नहीं, ये 28 है 91, फिर 2 से काटेंगे 35, 14, 91, फिर 2 से काटेंगे तो 35, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। फिर हमको काटना है 5 से, 5 × 7 = 35, 7, 91, फिर 5 से 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, यहाँ देखो 7 × 1 = 7 या 21, फिर आप 13 से काटेंगे तो 1, 1, 1, ठीक। जब 1, 1, 1 आ जाए तो वहाँ तक तो आपका वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपकी संख्या क्या हो गई, अभी आप 2 × 2 यानी कि पहले आप लासापा लिख लो, लासापा आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2, 3 बार 2, 1, 2, 3, फिर है 5 और फिर है 7 और फिर है 13, ठीक है बेटा। इनका आपने गुणा कर लेना है। उसके बाद ये आपका देखो बेटा इसको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 91 और 40, ठीक। देखो बेटा ये 13 7 या ऐसे, मतलब जैसे भी आप गुणा करना चाहो, मल्टी 2 दूनी 4, दूनी 8, 5, 40, ये हो गया, 4 7 18, 280 में 13 कर लो, या मैंने कर लिया 40 में 91 का कर लिया, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका लासापा आपका हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा 0, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। अब वह संख्या पूछिए जो 3 शेष बचे, तो इस 3640 में आप 3 जोड़ दीजिएगा, 40 + 3। अगर ये पूर्णतः विभाज्य है तो केवल 3640 भाग करके देख लो, शेष जो भी बच रहा है उसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, इसी सवाल में मान लो पूछ दिया होता वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, अभी जिसको था, अब जिसमें इतने का भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका इसमें भाग देने पर यह पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तब हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में इस तरह का ये ग्राफ ऐसे दे दिया हो या इस तरह दे दिया हो, और हमसे जो भी अज्ञात राशियाँ उनका मान, इसमें x, y, z का मान पूछा है। तो आप यह देख लो फैक्टर कहाँ से निकल, जैसे बेटा ये 161 से 2 फैक्टर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 161 बराबर 7 और इंटू z। देखो यहीं से तो ये दोनों निकल रहे हैं, तो ये मान इनके गुणनखंड के बराबर होगा, भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से z = 161/7। तो
तो देखिए जेड का मान आ गया 7 दूनी 14, 2 बचा 7 तियां 21। सिंपल। अब यहाँ देखो बेटा बाई का ये फैक्टर 7 और 161, तो बाई बराबर हो जाएगा 7 गुणे 161, चूँकि ये दोनों मिलकर बाई हो जाएगा। तो देखिए बाई का मान हो गया 7 एकन 7 छक्का 42, 4 7 एकन 7 4 11। अब यहाँ से बेटा x को देख लीजिएगा, x इन दोनों का मान मिलकर बन रहा है, तो x बराबर हो गया 2 इंटू 8 1। तो देखो इनका मल्टीप्लाई 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6। तो बिल्कुल सिंपल है। यह देख लो कि ये दो पार्ट, तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर। तो मुझे जिन मानों की अवस्था थी वो मैंने ज्ञात कर लिए। आगे बेटा इन्होंने कहा व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 प्लस 11 दिया, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 भाज्य क्यों है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम इसको लिख लें, 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस 11, इसमें 11 कॉमन ले लो बेटा। तो 11 कॉमन ले लिया तो ये रह गया 7 गुणे 13 और प्लस 1। तो देखिए बेटा 11 ये हो गया 91 प्लस 1, तो देखो 11 हो गया और ये 92 हो गया। तो देखो बेटा 11 एक अब ये 92 का भी कुछ फैक्टर है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, चूँकि इस राशि का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः संख्या कैसी है, भाज्य है, संख्या भाज्य है। अब देखो बेटा जैसे एक तो 11 192, तो इसमें 2 का गुणे भी हो जाएगा। आप इसके फैक्टर करके दिखा दो, ना दिखा दो आप लिख दो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। सेम प्रोसेस इधर, इन दोनों बेटा 3 कॉमन ले लो, तो आपका रह गया 7 6 5 4 3 कॉमन ले लिया 2 और प्लस 1। यहाँ देखो बेटा 3 रह गया, इधर देखो 5 7 छक्का 42 और 4 दूनी 8 5 40, 40 और 42 का गुणा कर लो, 40 और 42, ठीक है। तो 0 4 दूनी 8 4 चौको 16 प्लस 1, तो कुल मिला के 3 गुणे 16 से 81 आया। तो इसमें भी यही बात लिखनी, चूँकि देखो बेटा इसके गुणे 1 भी होगा, 1 3 फैक्टर है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसका भी हो सकता फैक्टर हो ना हो, कुल मिला के 2 फैक्टर रखे हैं, तो 2 से अधिक, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, इसको नोट करिएगा। अब हम चलते हैं और भी अच्छे प्रश्न पर। मैंने कहा आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आज के इस रियल नंबर्स के चैप्टर में आप कंप्लीट आप रियल नंबर सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। देखो बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन्होंने कहा x का मान दिया p क्यूब क्यू स्क्वायर r पावर 4, y का मान दिया p स्क्वायर क्यू r क्यूब। मुझसे कहा सिद्ध करो x इंटू बाई एक्स तथा y का लासा गुणे मासा होगा। तो देखो बेटा हम यह जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। यह आप अगर नहीं मालूम तो इसको नोट रखिएगा। नोट, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा और गुणे मासा, यह होता है। ठीक है बेटा, यह सूत्र है, लेकिन अभी हमको यही सूत्र प्रूफ करना है, एक तरह का प्रूफ ही तो करना है। तो देखो बेटा एक्स बाई है, पहले मैं इसका लासा ले लूँ। तो देखो बेटा एक्स तथा बाई का लासा, पहले मासा ले लूँ। देखो एक्स और बाई को ऐसे लिख लो। एक्स का जो वैल्यू दिया है पी क्यूब, तो पी 3 बार है, और ध्यान समझिएगा क्यू आपका 2 बार है और आर है 4 बार, 1 2 3 4। और जो बाई का वैल्यू है वह है आपका पी स्क्वायर, तो पी इंटू पी हो गया इंटू क्यू, उसके बाद आर क्यूब 1 2 3। तो हम सबसे पहले लेते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पर P आपका 2 बार कॉमन है, क्लियर, Q 1 बार कॉमन है और R आपका ये 3 बार कॉमन है।
तो देखिए P इंटू पी, तो यानी पी स्क्वायर कॉमन हमारा, चाहो तो ऐसे लिख लो पहले P इंटू पी, कभी गलती नहीं होगी, इंटू Q इंटू आर आर आर, तो ये हो गया आपका P स्क्वायर Q इंटू आर क्यूब। क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने कहा जो कॉमन है उसको लिख लो, तो कॉमन पहले देखो यही है P इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर इंटू आर। अब बचे हुए सब लिख दो, P क्यू आर ऊपर वाले में बचा है P क्यू आर, ठीक है बेटा। और नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो देखो ये हो गया P पे घात 2 और 1 3 हो गया, Q पे घात 2 हो गया और R पे घात 4 हो गया। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, इन्होंने कहा कि सिद्ध करो x बाई बराबर, तो हम लिखेंगे x बाई बराबर, x बाई का मान बराबर मासा इंटू लासा। तो पहले x बाई निकाल लें, अलग निकाल लें और इनका मल्टीपल कर लें। देखो बेटा यहीं पर अगर हम x इंटू बाई निकाल लें, ध्यान दीजिएगा x इंटू बाई, तो P पे घात 3 2 5 हो गया, P पे घात 5, Q पे घात 3 हो गया, R पे घात 7 हो गया। ये x बाई का मान निकल आया। अब हम क्या करें, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब एचसीएफ का गुणा किया, देखिए पी स्क्वायर क्यू आर क्यूब और इंटू पी क्यूब क्यू स्क्वायर और आर पावर 4 गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो देखो बेटा 2 और 3 5, पी पे घात 5 हो गया, क्यू पे घात 3 हो गया और आर पे घात 7 हो गया। यह मान देखिए बेटा P पावर 5 क्यू क्यूब, और ये आपका किसका मान हो गया, x इंटू बाई का। तो मैंने प्रूफ कर लिया, यानी कि यह जो सूत्र होता है यहाँ पे प्रूफ होता है कि संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याओं का ये वैल्यू देखो बेटा x बाई रखा है, बराबर उनका लासा और मासा का यदि मल्टीप्लाई करें तो वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। अगले प्रश्न बेटा इन्होंने कहा है, यह तो बिल्कुल सिंपल, आप आसानी से कर भी सकते हैं। इन्होंने कहा 5 घंटी एक साथ बजती हैं, तो 6वें 7वें 8वें 9वें और 12वें सेकंड के अंतराल से वो बजती हैं। 7 बजे एक साथ बजें तो पुनः वह एक साथ कब बजेंगे। तो देखो बेटा पुनः उनका एक चक्कर पूरा कब होगा, जब वो साथ साथ बजेंगे। जैसे बेटा मान लो कोई एक यहाँ पे बजी, फिर दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, इस तरह मतलब अगली बढ़ती गई। तो एक कोई स्थिति ये आएगी जो ये घूमते हुए पूरे चक्कर में एक साथ बजेंगी, उसी स्थिति को हम कहते हैं लासापा। उस स्थिति को बेटा क्या कहते हैं, लासापा। तो देखो बेटा हम क्या करें, 6 7 8 9 और 12 का लासापा निकाल लें। तो देखो बेटा 2 3 ये 7 आ जाएगा, 4 9 और 6, ठीक है। फिर 2 से भाग दिया, 2 से जब तक कोई एक फैक्टर कटता रहे। और मासा में क्या होता है, उसमें अलग अलग फैक्टर करते हैं, 9 और यहाँ पर 3, ठीक है बेटा। अब अभी 2 से और कट जाएगा, ये 3 ये 7 ये 1 9 और 3, अब 3 से काटेंगे, 1 7 1 3 और 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1 7 1 1 1, अब 7 से काटेंगे तो 1 1 1 1, ठीक है बेटा। तो देखो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 7 7 49 50, यानी कि 504 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अब देखो बेटा फिर समझिएगा बेटा, मैंने क्या किया, देखो इनका गुणा कर लिया, 7 21 63, 2 दूनी 4 दूनी 8 63, 8 कर लो, एक ही बात है, मिनट चेक भी हो जाएगा, 8 3 24 2 8 48 2 50, यानी कि 504 सेकंड के पश्चात वह जो घंटी हैं वह पुनः एक साथ बजेंगी। अब स्टार्टिंग हुई है 7 बजे, तो सबसे पहले 504 सेकंड को किसमें बना लो, घंटा में, घंटा और मिनट में बना लो। तो देखो बेटा मिनट बना लो, जैसे 504 है, 504 में हम 60 का भाग दे दें तो 8 बार चला जाएगा, 6 8 48, ठीक है। तो ये देखो 10 में से यहाँ 2 बच गया और ये 4, तो इसका मतलब 8 मिनट 24 सेकंड, यही तो हुआ बेटा।
तो 7 बजे वो पुनः मतलब एक बार बजी थी, पुनः बजेंगी 7:08, ऐसे लिख दो 7:08 पर पुनः एक साथ बजेंगी, क्योंकि 504 सेकंड का अंतराल निकला है, उस पर उनका एक पूरा राउंड एक साथ आ जाएगा। फिर आगे चलती रहेंगी, फिर एक साथ 504 पे आ जाएगा राउंड। तो जो स्टार्टिंग 7 बजे हुई है वह 8:24 के बाद उस घंटी एक साथ बजने की पुनरावृत्ति होगी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी प्रश्न है, इनको नोट करते रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे प्रश्न आज आप रियल नंबर्स के सीखेंगे, नोट करिएगा बेटा। देखो बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन्होंने कहा निम्न में परमेय तथा अपरमेय छांटिए। इस तरह का अंक दिया होगा, कोई भी अंक। तो देखो बेटा, एक तो सबसे पहले जैसे यहाँ π/3 दे दिया या मान लो पाई दे दिया, तो पाई का मान हम 22/7 यूज करते हैं, लेकिन ये लगभग में बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। तो अगर कहीं पर ये मैंने कहा लगभग में बराबर हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। कैसी बेटा? अपरिमेय, हमको ध्यान रखना है। और 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह जनरली एक नंबर में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए बेटा, जैसे √3 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कैसी होगी? अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। पाई, जब पाई के गुणे में बटे में कुछ भी लिखा है तो वह कैसी होगी? अपरिमेय। बहुत ध्यान से समझिएगा, अपरिमेय, ठीक। 22/7 अभी मैंने आपको बताया, तो कैसी होगी? परिमेय। 3√4 दिया, तो √4 को आप लिख सकते हो 2, तो 6 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय। क्लियर? या देखिए 4/9 रूट लगा, तो ये 2/3 हो गया, ये क्या है? परिमेय, ठीक। √5 ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी? चूंकि रूट वाला लगा, पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये अपरिमेय। यहाँ देखिए 0.9 और 0.09, 09 अगर है तो इसको आप लिख सकते हो 9/100, तो बाहर आ जाएगा 3/10, तो ये कैसी हो गई? परिमेय। और जबकि यह संख्या हो गई अपरिमेय। क्लियर? यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल पॉइंट है, इस तरह का एक नंबर में सवाल आ सकता है। अब हम चलते हैं सिद्ध करने वाली, ये सिद्ध करो या परमेय या परमेय, इसको नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। जैसे हमसे कहा गया सिद्ध करो, सिद्ध करो, इस तरह दिया गया सिद्ध करो, ठीक है। मैं 2-3 प्रश्न ले रहा हूँ, सिद्ध करो। पहला दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। एक मान लो बी पार्ट दिया गया है, कहा है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल दे दिया गया, मान लो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यदि इसको समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाइएगा। जब चैनल के होम पेज पर पहुंचेंगे तो प्लेलिस्ट पे आएंगे, प्लेलिस्ट में वास्तविक संख्याओं के सभी वीडियो का पूरा लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने यह जो परमेय और अपरमेय संख्या निकालने के 2 प्रकार हल करने के बताए हैं। आज मैं उसी पे फिर चर्चा कर रहा हूँ। ये मैंने एक सवाल को ये 3 प्रकार, अब यहाँ जैसे बेटा 2 के जगह 3 हो सकता, 5 हो सकता, 7 हो सकता, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब कोई भी एक इस तरह का अंक हो सकता है, ठीक है बेटा। अगर 4 होगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो परमेय हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई संख्या अपरमेय सिद्ध कराया है तो सबसे पहले ऐसे ए पार्ट को करते हैं। तो आप लिखोगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या, हमने क्या मानना है पहले? एक परिमेय संख्या है। अब देखो बेटा, मैं बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। तो एक परिमेय संख्या, तो √3 को P/Q मान लो, जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल 0। दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ और छोटा तरीका भी है। तो जब √3 का वर्ग किया तो ये 3 हो गया, यहाँ हो गया P²/Q²। एक Q को आप इधर ले आइए, तो ये लिख दीजिएगा 3Q = P²/Q। बस
केवल अपनी भाषा में इनको कहना, बाकी यह अपरमेय है बहुत पहले से पता, लेकिन आपको लिखना चूंकि 3q एक पूर्णांक है, 3q एक बेटा क्या है, पूर्णांक है, और p² एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोनों बातें कैसे हो, विपरीत एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब यहाँ से देखिए बेटा, इसी का बी पार्ट सेम प्रोसेस, चूंकि मैंने ये सारे पार्ट इसी तरह लिए हैं, 3√2। ठीक है बेटा, आप लिख लो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, तो आप लिखोगे 3√2 इज इक्वल p/q, और जहां पर q इज नॉट इक्वल 0, तो इसमें क्या बेटा, आप रूट को एक साथ छोड़ दो, देखो अकेला छोड़ दो, और इधर लिख दो p/3q, सिंपल। अब आप लिखोगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसी है संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, और p/3q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दोनों विरोध की बातें हो गई, विपरीत बात हो गई। उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। तीसरा पार्ट इसको देख लेते हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी पार्ट को भी यहीं पे देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आप लिखोगे सी पार्ट को यहीं पे हल किए दे रहे हैं। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखोगे 3 + √2 इज इक्वल p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल 0। तो देखो बेटा सिंपल, √2 को यहाँ छोड़ दो, p/q -3, तो आप लिख सकते हो √2 इज इक्वल p-3q/q। अब आपको नीचे भाषा में क्या लिखना, देखो सवाल ये भी हो गया, भाषा में आप स्वयं अब लिखिएगा, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले मैंने सिद्ध किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, एवं p-3q/q एक परिमेय संख्या है, उक्त विरोधाभास है, अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज के इस वीडियो में मैंने रियल नंबर्स की एक समरी, एक वन शॉट इस प्रकार सीखा। यह आप समझ लीजिएगा, इस जैसा प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रखा होगा। और मिलते हैं प्रतिदिन बेटा शाम को 7 बजे हम अपने YouTube चैनल पर, और प्रतिदिन हम आपको एक चैप्टर का वन शॉट उपलब्ध कराएंगे, जिसको आप रेगुलर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।